خداز گلی تو ودان سنیگن. راولپنڈی اسلام آباد سے بذریعہ مانسرا کوہستان گلگت تک کا زمینی راستہ 12 سے 14 گھنٹوں پر محیط ہے، جبکہ براستہ ناران کاغان اور بابوسر یہ مسافت تقریباً 10 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ یہ سڑک کل موسمی نہیں، محض موسم گرما کے 5 مہینے آمد و رفت کے لیے کھلی رہتی ہے۔ اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گلگت پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ سفر محض 55 منٹ کا ہے۔ ضلع گلگت کے مشرق میں کارگل، شمال میں چین، شمال مغرب میں افغانستان، مغرب میں چترال اور جنوب مشرق میں بلتستان کا علاقہ ہے۔ گلگت کی مقامی زبان اگرچہ شنا ہے، مگر بڑا شہر ہونے کی وجہ سے دیگر زبانوں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ ضلع گلگت بلتستان کا صدر مقام ہونے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیوں کا ہب ہے۔ گلگت کے بازاروں میں آپ کو مقامی خشک میوہ جات اور گھریلو صنعتی مصنوعات کی جا بجا دکانیں دکھائی دیں گی۔ ان دکانوں پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے۔ میں جاپان سے آتا ہوں، ادھر 2004 سے بار بار آتا ہوں، ایک سال میں 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ان علاقوں کی آبادی بہت قدیم ہے۔ گلگت بلتستان جو ہم کہتے ہیں، گلگت مرکزی علاقہ تھا۔ آپ اس کے چاروں طرف دیکھیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور کسی قدیم دور میں اگر ہم پیچھے جاتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، تو یہ علاقہ آباد ہی نہیں تھا۔ لیکن ایسا تھا کہ جو مختلف دریں ہیں، ان دروں سے خاص طور پر جو لڑائیاں ہوئی ہیں شمالی میدان اعظم میں، اور وہیں سے ہی قوموں کا خروج ہوا ہے، یعنی قومیں وہاں سے منتشر ہوئی، یعنی شمالی میدان۔ آج کے دور میں وہ رشیا بھی ہے، اس میں چین بھی ہے،
आज़रबाईजान भी है, कजाकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, ये इलाके सारे, या मंगोलिया पूरा इलाका, यहाँ आबादकारी थी। चरागाहों की लड़ाई होती थी और कोई लड़ाई नहीं थी। माल मवेशी थे उनके पास, इक़्तिदार हासिल करना वो चाहते थे बड़े बड़े मैदान पर कब्जा जमाए, जहाँ पर घास फूस हो, जहाँ उनके भेड़ बकरियों के लिए जगह हो। यानी यही कहा जाता है कि असल आबादी नूह की औलाद से चली है। तो उसके 3 बेटे थे, साम, हाम, याफस, इनसे नस्लें चली हैं। हकीकत में कहा यह जाता है याफस का बेटा जो था उससे 2 शाखें निकली, एक मंगोल है और दूसरा आर्या है। आर्यन जो है वो फ्रांस आप जाएं, बरतानिया आप जाएं, स्पेन चले जाएं, ये सारे इलाके जो हैं आर्यन हैं। इटालियन को आप देखें, इटालियन है। इसी तरह अफगानिस्तान और ईरान, शाम के औलाद बनी इसराइल के लोग हैं, अरब के लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन भी सामी हैं। तो इस तरह से हाम वाले अफ्रीका के कबाइल हैं। पनाहगाहों के सिलसिले में गिलगित भी आए लोग। गिलगित इंतहाई अहमियत का हामिल मुकाम है। हकीकत में गिलगित एक कदीम माशरत इसलिए है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप आए हैं, शीण आए हैं, यशकुन आए हैं। गिलगित जो है मुकामी तौर पर मैं ये कहूँगा कि एक मखलूत कल्चर का इलाका रहा है। शीणों का कल्चर और यशकुन का कल्चर मिलकर मैं समझता हूँ एक मतीन कल्चर पैदा हुआ है, जिसको हम एक आला दर्जा कह सकते हैं। शिना ज़बान की तरबीज हुई है, वो इसीलिए हुई है। इसी तरीके से मज़हब का ताल्लुक भी पैदा हुआ। तो पहले अगर मजहबी तस्वुरात गिलगित में आए हैं तो वो ज़रतश्ती तस्वुरात थे, आतिश परस्तों के अकायद थे। उसके बाद जो तस्वुरात हैं बुद्धिज़्म फैला। गिलगित में 250 कबल मसीह से बुद्धिज़्म का आगाज़ हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध की तबलीग के जिले जो हैं इर्द गिर्द आप देखें कोई लाटें हैं, बुद्ध के निशान हैं, जगह जगह हैं, या लाट हैं, ये बने सुतून हैं, ये जगह जगह। उस ज़माने में बुद्धिज़्म का दौर, ख़ास तौर पर अशोक के दौर में, और बुद्धिज़्म में ये कनिष्क का दौर भी इधर आया है। कश्मीर और टेक्सल में ये बुद्धिज़्म के हवाले से यही ग्रुप था वहाँ पर, वहीं से लोग इधर भी आए। फिर जब इस्लाम फैला है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 581 में पैदा हुए, और इस्लाम का जब वहाँ तबलीग हो गया तो इसी तरह हज़रत उस्मान के ज़माने में शुमाली मैदान आज़म की तरफ आए, चीन तक टच किया गया। मोहम्मद बिन कासिम आया। हकीकत में इस मरकज़ से तिब्बत के ताल्लुकात रहे, लद्दाख के ताल्लुकात रहे। अहद कदीम में ये इलाका मुख्तलिफ मज़ाहिब के ज़ेरे असर रहा, जिनमें बुद्ध मत नुमायां है। आज भी आपको जगह जगह पहाड़ों और पत्थरों पर बुद्ध मत के बकायात तहरीरी शक्ल में बिनाई को मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बुद्धिज़्म जो है ये 6वीं, 7वीं, 8वीं ईस्वी में खूब फला फूला, और ये वही पीरियड है जिसको प्राइम टाइम कहा जाता है बुद्धिज़्म का पूरी दुनिया में, और जो फ्लोरिश हुआ शुमाली हिंदुस्तान में। तो लाइकवाइज गिलगित बल्तिस्तान में भी यही अय्याम हैं जब बुद्धिज़्म यहाँ पे कायम हुआ, लेकिन बुद्धिज़्म का महायाना फ़िरक़ा फला फूला। महायाना फ़िरक़े में इंसान के दुख को कम करने की बातें की गई। अहद कदीम में यहाँ के बासियों के मजहबी अकायद बयान करने वाले आसारियात में यक्षिणी और हेज़ल स्टूपा नुमायां हैं। याखानी है ये लफ्ज़, याखा और याखानी ये कश्मीर के हुक्मरान थे। उन्होंने अपने वहाँ से चीले, वहाँ से मुख्तलिफ ग्रुप भेजे तबलीग के लिए। तो यहाँ आकर उनके नाम पर उन्होंने यहाँ तबलीग की के लिए जब आया तो ये बुत को तराशा किया, तो इसको याखानी का बुत कहा गया। अब हमने इसको यक्षिणी, यठ और यक्षिणी हम इस्तेमाल करते हैं शुरा में, तो लोगों ने इसको यक्षिणी बना दिया। यठ से यक्षिणी बना, यठ मुज़क्कर है, यक्षिणी मुअन्नस है। तो फिर इसके हवाले से लोगों ने फिर कहानियाँ बनाई, हमारे जो करीम लोगों ने, कि यहाँ पर एक चुड़ैल होती थी। तो ये एक अलग कहानी थी, लेकिन ये नहीं था।
पोलो गिलगित बल्तिस्तान का कदीम रिवायती, सकाफती और तारीखी खेल है। गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन हर वादी में मौजूद पोलो ग्राउंड अहद कदीम के राजाओं की इस खेल के साथ दिलचस्पी को जाहिर करते हैं। गिलगित शहर में भी पोलो के 2 ग्राउंड्स मौजूद हैं, जहां आज भी यहाँ का रिवायती फ्री स्टाइल पोलो खेला जाता है। पोलो हमारे यहाँ की कौमी खेल है। आपको पता है यहाँ छोटे से बड़ा सब इस पोलो को बहुत पसंद करते हैं, और जो ओरिजिनल शेप में इस वक्त दुनिया में खेली जाती है वो सिर्फ गिलगित, चतराल, लद्दाख और हमारे इस एरिया में खेली जाती है। माजी के मुकाबले में आज गिलगित बल्तिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामजन है। शाहराह कराकोरम की मुरम्मत और तोसीही मंसूबे और दिगर तरक्याती मंसूबे के अमली आगाज से ये इलाके आने वाले दिनों में तरक्की से हमकिनार होंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर और तिजारती गहमा गहमी जहाँ इलाके में माशी इस्तेहकाम के दरवाजे खोलेगी, वहाँ इन इलाकों के वासियों का मयार ज़िंदगी भी बुलंद होगा।